नमस्कार। आज हम बहुलक को अखंडित या सतत श्रेणी जिसको कंटीन्यूअस सीरीज कहते हैं उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भी पहले हम क्या करते हैं कि या तो निरीक्षण या समूहन रीति के द्वारा बहुलक वर्ग निश्चित कर लिया जाता है। हम जो इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है उसमें तो वहीं से पता लगा लेते हैं, लेकिन अखंडित या सतत श्रेणी जो है तो उसमें हमें सूत्र के माध्यम से इसको कैलकुलेट करना होता है। यदि आवर्तियां नियमित हैं तो निरीक्षण द्वारा ही बहुलक वर्गांतर का पता लग जाता है मॉडल ग्रुप का, और अनियमित हैं आवर्तियां तो फिर हम समूह विधि के द्वारा विश्लेषण करते हैं और बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लेते हैं। जब ये बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद में जो सूत्र है z इज इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय आई, ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब इनमें से हर शब्द जो लिखा है एल एफ आई, इन सब का क्या मीनिंग है वो हम इसमें इन चिन्हों का विश्लेषण देखेंगे। तो z का मतलब तो हमें पता ही है, वैल्यू ऑफ द मोड। एल का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। फिर आई का मतलब है बहुलक वर्ग का विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास इंटरव्यू। जैसे मान लीजिए 5 से 10 दिया हुआ है, 10 से 15 है तो डिफरेंस होगा वो 5 हो गया, 5 और 10 यानी 5 का डिफरेंस हो गया। फिर बहुलक F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो F1 होगी, और उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, दैट इज द क्लास जस्ट लोअर देन द मॉडल क्लास, वो होगा F0। और जो मॉडल क्लास है उसके ठीक बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास यानी दैट इज द क्लास जस्ट हायर देन द मॉडल क्लास, वो F2 होती है। तो इस तरह से सूत्र में उनकी जो भी फिगर्स आते हैं उनको रख के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आधार ये है सूत्र का जो लिखा है कि इस मान्यता पे आधारित है कि बहुलक का मूल्य बहुलक वर्ग के निकटवर्ती वर्गों की आवृत्तियों से प्रभावित होता है। यदि पिछले वर्ग की आवृत्ति अगले वर्ग की आवृत्ति की अपेक्षा अधिक है तो बहुलक मूल्य बहुलक वर्ग की निचली सीमा के अधिक निकट होगा। इसके विपरीत यदि अगली वर्ग आवृत्ति अधिक है तो ये जो बहुलक है जिसको भूयिष्ठिक भी कहते हैं वो ऊपरी सीमा के पास में अधिक होगा। तो इस सूत्र का आधार बिंदु रेखीय प्रदर्शन वाले जो चैप्टर है उसमें हम हिस्टोग्राम के संबंध में स्पष्ट किया गया, वहां देखेंगे। इसका दूसरा जो सूत्र है, सूत्र का दूसरा जो रूप है वो एक तरह से हम डेल्टा के आधार पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम जैसे जो लोअर लिमिट है जिसको अधर सीमा कहते हैं और अपर लिमिट जिसको हम L2 के नाम से जानते हैं, अपर सीमा अपर लिमिट, तो उसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट में तो L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और यदि उस अपर सीमा में से घटा करके करते हैं तो L2 माइनस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। अभी डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा 1 का मतलब F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मतलब है F1 माइनस F2। तो ये जो है हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो उसी तरह से आ जाता है। आवर्तियों के रूप में देखेंगे तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस विद इन ब्रैकेट F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई, यानी L1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो सूत्र में ऊपर भी दिया है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। अब एक सवाल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डेल्टा है ये ग्रीक वर्णमाला का अक्षर डेल्टा है। इसको सवाल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें वर्गांतर क्लास इंटरवल दिए हुए 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5 और 4। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इर्रेगुलर है, अनियमित है, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है। अब नीचे 17 बहुत ज़्यादा हो गया, उसके ठीक एकदम 5 हो गया, उससे पहले 8 हो गया,
तो ये इस तरह से चल रहा है, 16 ऊपर है। तो इसके लिए हम उसी तरह से पहले कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें सवाल में दिया हुआ है कि हमने सारी फ्रीक्वेंसी पहले वाले कॉलम में लिख दी है, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4। अब ये जो कॉलम है उसमें 2-2 के जोड़ कर देंगे हम, यानी 10 और 12 को 22, 16 और 14 30, 10 और 8 18, 17, 5 22। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ेंगे, फिर 2-2 के टोटल कर देंगे। तो 16, 12, 28, 14 और 10, 24, 17 और 8 ये 25 हो गए, 5 और 4 9 हो गए। फिर 3-3 के जोड़ कर देंगे, 10, 12, 22 और 16 38 हो जाएंगे। फिर आगे के लेंगे, 14, 10, 24 और 8 32 हो जाएंगे, 17, 5, 22 और 4 26, इस तरह से हो जाएंगे। फिर एक छोड़ करके 3-3 के टोटल ले लेंगे, तो ये 42 और 35 आ जाएंगे। फिर 2 छोड़ करके 3-3 के टोटल ले लेंगे, 40 और 30 आ जाएंगे। अब इसमें से जो हाईएस्ट है, जैसे पहले वाले में 17 है, तो 17, 28 और 32 के लिए है, तो उसका आ जाएगा, उसके लिए एक डंडा खींच देंगे, है ना। और उसके बाद में फिर दूसरी वाली में अगर हम देखते हैं तो 28 है। अब ये 28 किसका, 16, 12 जो है उनका है, तो उनके सामने बना देंगे निशान। तो ये इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा बार जो ये आ रहा है वो आ रहा है 5। तो ये जो पता लग रहा है कि ये किसमें शामिल है, थर्ड नंबर, यानी 12 से 16 वाले मॉडल क्लास है, ये बहुलक वर्ग है। अब इसके लिए जब हम सूत्र के लिए यूज करेंगे, सूत्र जो बताया हुआ है, z इज इक्वल टू L1 या L भी लिख देते हैं, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। तो इस तरह से जब करेंगे तो सूत्र के रूप में अगर हम इसको प्रयोग में लेंगे, तो L1 जो है इसका, क्योंकि जो मॉडल क्लास है 12 और 16 है, तो इसकी L1 होगी, जो लोअर लिमिट है वो 12 है। फिर प्लस लिख देंगे। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है F1 वो 16 हो गई, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी। इससे ठीक ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी F0 वो 12 हो गई, तो ये -12 लिख देंगे। फिर डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई F1, F1 16 है ही, F0 है वो -12 और माइनस F2 उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी 14 है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और 16 का जो डिफरेंस है वो 4। तो इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, और या 16 को मल्टीप्लाई 2 से किया 32 माइनस ये 14 12 26 आ गए। तो यहाँ पे और इसको इस तरह से लिखेंगे, 12 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 आ गए, और 32 में से 26 घटाए 6 आ गए। जब ये वैल्यू आएगी तो 12 प्लस जो आएगा 2.67, यानी दोनों को जोड़ेंगे 14.67, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 14.67, इस तरह से आ जाएगी। अगर हम उसी तरह से जैसे पहले भी कहा कि हम डेल्टा के माध्यम से निकालें, तो इसमें ये दिया हुआ है और डेल्टा की तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हम डेल्टा के आधार पे भी कर सकते हैं, उसी तरह से भी कर सकते हैं। अब ये है कि समावेशी वर्गांतर और असमान वर्ग विस्तार यदि हों, तो उससे पहले हम ये करते हैं कि समावेशी वर्गांतर को पहले अपवर्ज्य रीति में हम परिवर्तित कर लेंगे। यदि वर्ग विस्तार असमान है तो उनको यथासंभव समान करने का प्रयास करते हैं, और बिंदु रेखीय रीति से भी बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आगे सवाल के रूप में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ हम विस्तार से उसको समझ सकेंगे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि बहुलक के लाभ क्या हैं। तो बहुलक के लाभ में सबसे पहला तो है सरलता व लोकप्रियता, यानी समझने में बहुत सरल है और ज्ञात करने में भी सरल होता है। दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग आता है। दैनिक जीवन की जो वस्तुएँ होती हैं ना, जैसे जूते, सिले-सिलाई कपड़े आदि के संबंध में औसत आकार का तात्पर्य बहुलक आकार से ही होता है। जैसे अभी पहले कह चुके हैं, फैशन और रीति-रिवाज से इसको मानते हैं, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बार आती रहती है। तो अधिकतर तो निरीक्षण से पता लग जाता है, लेकिन सतत श्रेणी में भी सरल गणन क्रिया द्वारा इसका निर्धारण हो जाता है, इसलिए सरल और लोकप्रिय। और चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, यानी एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती है या सीमांत इकाइयों का इन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। नियमित आवर्ती बंटन में केवल बहुलक वर्ग या मूल्य और उसके आसपास की आवर्तियों के आधार पर बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं, तो सभी आवर्तियों की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। बिंदु रेखीय निर्धारण यानी रेखा चित्र बना के भी हम कर सकते हैं। सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं कि जो सबसे अधिक बार पाया जाता है वो मूल्य ऐसा होता है, वो समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है, तो उसका मूल्य समूह में दिए हुए मूल्यों में से एक ही होता है। दोष ये है कि अनिश्चित और अस्पष्ट इसलिए होता है कि ऐसा माध्य इसको मानते हैं कि
यदि सभी पदों की आवर्तियां समान हो तो निश्चित नहीं कर सकते। कभी कभी एक समूह में दो या दो से अधिक भी बहुलक होते हैं, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। बीजगणितीय विवेचन जो है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि श्रेणी के सभी पदों पे आधारित नहीं होता है, तो बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं हो पाता। कभी कभी ये होता है कि ये सीमांत पदों को कोई महत्व नहीं देता, और जहाँ सीमांत पदों को महत्व देना होता है तो वहाँ ये सर्वथा अनुपयुक्त है, इसलिए चरम मूल्यों की उपेक्षा होती है। इसमें बहुलक का मूल्य और पदों की संख्या ज्ञात हो तो उनकी गुणा करके समूह के सब मूल्यों का जोड़ ज्ञात नहीं हो सकता है, तो कुल मूल्य कभी भी इसमें ज्ञात नहीं हो पाता है। ये भ्रमात्मक इसलिए है कि कभी-कभी समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जैसे 500 व्यक्तियों में 5 की दैनिक आय ₹50, बाकी 495 प्रत्येक की आय ₹50 से अधिक है, तो बहुलक आय ₹50 होगी, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ₹50 आए तो 500 में से केवल 5 व्यक्तियों की, जबकि इसके 99 गुने यानी 495 लोगों की आय ₹50 से अधिक है। तो इस प्रकार बहुत परिस्थितियों में भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकलते हैं। तो ये आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।